हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही इजी वे में लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में जब पहले आरबीएससी और सीबीएसई दोनों बुक्स अलग अलग हुआ करती थी, उस टाइम तब उसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी जब से एनसीईआरटी ने सीबीएसई और आरबीएससी का सिलेबस सेम किया है, या मैं यूं कहूं बुक अगर सेम आई है, तो पिछले 5-6 सालों से यहां से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है। और आज हम इसे बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ में विजुअलाइज करते हुए इसको पढ़ लेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और हाइट और डिस्टेंस के अंदर tan 30, tan 60 और tan 45 का कितना बड़ा रोल है। तो आज ये बच्चों बात करते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। आप लोगों को सबसे पहले इसका बेसिक समझना है। आप लोगों को सबसे पहले इसका क्या समझना है बच्चों? बेसिक समझना है। देखो, बेसिक समझने के लिए आप लोगों के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। बेसिक समझने के लिए आप लोगों के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यहां से, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको यहां से देखो, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को ए बी सी नाम दे दूं, तो जो राइट एंगल होगा वो कहां होगा? सी पे होगा। राइट एंगल होगा कहां पे? सी पे। लेकिन अगर मैं एंगल बनाता हूं बी पे, अगर मैं यहां से थीटा एंगल बी पे बनाता हूं, तो थीटा के जस्ट बगल वाली साइड क्या हो जाएगी? एडजेसेंट हो जाएगी। और थीटा के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। इसको ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बोलेंगे और इसको एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा बोलेंगे। तो ऑपोजिट साइड को जब यहां पे थीटा होगा, जब यहां पे थीटा होगा, तो ऑपोजिट साइड को आप क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड को आप लोगों को क्या मानना होगा? बेस। और हाइपो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि वो जस्ट 90 के ऑपोजिट होता है, इसलिए हाइपो अपनी जगह पे रहेगा। अब आप लोगों ने यहां से एक बेसिक पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर इसको, इस रेशियो को इस सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा, तो पहले नंबर पे जो पढ़ा जाएगा वो क्या होने वाला है? साइन थीटा। जो दूसरे नंबर पे पढ़ा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? कॉस थीटा। और जो तीसरे नंबर पे पढ़ा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? यहां से टेन थीटा। यहां तक शायद आप लोगों को ये क्लियर होगा। पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको इसी पैटर्न से ही क्या करते हैं? याद करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपो कोस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या हो गया? यहां से टेन। ठीक है, हमें ज्यादा इनके रेसिप्रोकल्स करने की यहां इस चैप्टर में नीड नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बेसिक तरीके से मैं सिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहां पे अगर थीटा 30 डिग्री रख देंगे, अगर यहां पे थीटा 30 डिग्री रख देंगे, और अगर इस हाइट को यहां से h बोल दिया जाएगा, तो हम यहां से इसका बेस निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ h। बेस किस में निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ h। h की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखिए। आप लोग जानते हैं यहां से कि हाइपोटेन्यूज का यहां पे ज्यादा रोल नहीं रहता है। इस चैप्टर के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस है, तो एक्चुअली हाइट ये और डिस्टेंस ये बहुत कम, 1-2% यहां पे 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे हाइपोटेन्यूज का थोड़ा बहुत रोल होगा, लैडर जब लगाएंगे तब। लेकिन यहां पे हाइट और डिस्टेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ बच्चों और ये बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही ज्यादा आपको याद रखना है। इसका मतलब आपको टेन थीटा ज्यादा याद रखना है। तो आप मुझे बताइए कि यहां से टेन थीटा क्या होगा? यहां से टेन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन में थीटा कितना है? 30। तो थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे? 30। थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 30। तो क्या बन जाएगा? tan 30। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? h। परपेंडिकुलर कितना है? h। और बेस आपको पता नहीं, तो बेस आपको पता नहीं, आप बोलो यहां से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? बहुत सारी वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, बहुत बेसिक आपको 3 वैल्यू याद रखनी है। यहां से tan 30 की वैल्यू याद रख लो भैया 1/√3, और tan 45 की वैल्यू याद रख लो यहां से 1, और tan 60 की वैल्यू याद रख लो यहां से √3।
अगर ये वैल्यूज याद हो जाती है तो आपका काम बन जाएगा। अब बताइए tan 30 की वैल्यू यहां से क्या होगी 1/√3 और ये क्या आ जाएगा h अपॉन में बेस। क्या मुझे बता सकते हैं आप बेस की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी h√3। क्या हो जाएगी बेस की वैल्यू? h√3। तो आपको यहां से हल्का समझ में आया होगा, आपको ये यहां से समझ में आया होगा कि अगर मैं यहां से बात करूं इस बेस को अगर मैं हटाता हूं यहां से तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह पे लिख सकता हूं h√3। h√3 तो h अपॉन h/√3 तो क्या बन जाएगा यहां से tan थीटा। अगर मान लो थीटा पता ना हो तो आप क्या करोगे h/h√3 तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan थीटा 1/√3 के 1/√3 का मतलब थीटा पे कितना है 30 डिग्री। क्लियर? होप सो ये बेसिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको काफी बार करना होगा, काफी बार आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना होगा। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि अगर ये h होगा तो ये क्या बनेगा h√3 बनेगा। ठीक है, ये h होगा तो ये क्या बनेगा h√3 बनेगा। देखो और देखते हैं इसको और अच्छे से देखते हैं। यहां से जैसे मान लो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से मैं वही राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं ABC। यहां पे क्या लिखा है 30 लिखा है, यहां पे h है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा h√3। लेकिन अगर बच्चों में बात करूं यहां से सेकंड नंबर के राइट एंगल ट्राइंगल की, सेकंड नंबर के राइट एंगल ट्राइंगल की जिसके अंदर यहां से मैं थीटा ले लेता हूं 45 डिग्री। कितना ले लेता हूं थीटा यहां से 45 डिग्री और इसको क्या कर देता हूं h। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया जो tan 45 होगा वो आपका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओ। तो परपेंडिकुलर कितना है यहां से h और बेस कितना है, बेस तो पता नहीं हम लोगों को तो बेस फिर से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, अभी भी बताई थी। तो h क्या आ जाएगा यहां से बेस के इक्वल आ जाएगा। मैं यूं कहूं बेस किसके इक्वल आ जाएगा h के इक्वल आ जाएगा। बेस किसके इक्वल आ गया h के। मतलब जब tan 45 होगा तो जो हाइट होगी और जो बेस होगा वो दोनों सेम होंगे। क्लियर है? जो हाइट और जो डिस्टेंस होगी वो दोनों क्या होंगे सेम होंगे। क्लियर? अच्छा तीसरे नंबर का एक और ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ABC। पे अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहां कितना डिग्री का एंगल बना दिया भैया 60 डिग्री का। इसे क्या ले लिया यहां से h ले लिया। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पे tan 60, क्या यहां पे tan 60 h/BC लिखा जा सकता है या h/बेस लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहां से h/बेस। क्या बन जाएगा h/बेस। और tan 60 कितना होता है tan 60 होता है √3। तो यहां क्या लिखेंगे √3 इज इक्वल्स टू h/बेस। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी h/√3। क्या आ जाएगी यहां से h/√3। मतलब अगर h हाइट दे रखी है, मतलब अगर हाइट दे रखी है तो अगर बेस निकालना है, अगर बेस निकालना है तो h दे रखी है tan 30 है तो h√3 हो जाएगा और tan 60 है तो h/√3 और tan 45 है तो h की जगह h ही आ जाएगा। ये बेसिक अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो आगे का काम आप लोगों का बहुत ही आसान बनने जा रहा है। आगे की स्लाइड में देखिए बहुत सारी ऐसी आसान वैल्यूज, ऐसी आसान चीजें हम लोग सीखेंगे जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे होंगे आप एंगल अपना काम कर रहा है, एंगल चल रहा है। अभी क्या कौन सा एंगल है, क्या एंगल है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ एलिवेशन को। अब इसी डायग्राम से समझते हैं। देखो ये इस वीडियो से समझते हैं। जैसे ही कोई ना कोई हाइट यहां पे हम लेंगे, जितना ऊपर देखना होगा उतना ये एंगल बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो जितना ऊपर आपको जैसे यहां देखना है, यहां देखना है, देखो ये एंगल बढ़ गया। अच्छा यहीं देखना होता तो देखो, यहां देखना होता तो कम होता एंगल, यहां देखना होता तो एंगल ज्यादा होता। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या नाम देंगे यहां से? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल, हॉरिजॉन्टल से ये जो जितना एंगल बन रहा है, ये जो जितना एंगल बन रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब यहां से ऐसा समझिए कि यहां से किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका? ऑब्जर्वर है। क्या है ये? ऑब्जर्वर। ये क्या है आपका? ऑब्जर्वर। ठीक है, ए पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर है और बी पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है, सी पे 90 डिग्री है। क्लियर है? तो ऑब्जर्वर अगर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन।
इसका कांटेक्ट और इसका कांटेक्ट के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है इसे बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाएगा इसे? लाइन ऑफ साइट। मतलब ये जो लाइन ऑफ साइट है ये हॉरिजॉन्टल से कितना उठाव ले रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन किसी भी चीज को ऊपर से लेकर के देखा जाता है और डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे मूव करके देखा जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल से डिप्रेशन नीचे क्यों हो जाता है। लेकिन सामने देखा जाए, ऊपर देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर देखते हैं तो आपका एंगल कौन सा कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। होप सो यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। भैया ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर देखोगे, बिल्डिंग से खड़े होकर नीचे सड़क पे देखोगे तो वो वाला एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज ये इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द अपवर्ड एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट। दिस इज ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट वी कैन से। तो ये वाली जो लाइन है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है या फिर लाइन ऑफ साइट है, जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की आंखें मिल गई। ऑब्जेक्ट की आंखें हो चाहे ना हो, लेकिन हमने तो उसको देख लिया। क्लियर है? तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल से जितना उठाव लेगी, हॉरिजॉन्टल से जितना उठाव लेगी, वही एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इट इज यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ की कॉन्सेप्ट फील्ड लाइक सर्वेइंग, नेविगेशन, इंजीनियरिंग। द एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लुकिंग अप एट समथिंग लाइक टॉप ऑफ द बिल्डिंग और स्टार इन द स्काई। किसी भी चीज को ऊपर मुंह करके देख लेने का है भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन जाएगा। अब फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन तो बहुत ही इसकी आसान है। कैसे है? एक इमेजिन कर लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अपनी क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली अपनी क्या है? यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली क्या है? अपनी लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब ये क्वेश्चन बनेंगे इसके क्वेश्चंस, तो आपको हॉरिजॉन्टल से ऐसे बार बार नहीं बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में कुछ एंगल है वो इतना क्यों है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो डायरेक्ट बोलेगा आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप लीजिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन किन दोनों लाइंस के बीच में लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। जितनी हाइट ऊपर होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आप ऊपर देखेंगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होने वाला है। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड की और बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब देखिए बच्चों, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है आसानी से? क्योंकि देखो इसके डायग्राम से ही हमें समझ में आ जाएगा, इसके डायग्राम से ही हमें समझ में आ जाएगा कि भैया एक आदमी खड़ा है, ये एक 70 मीटर हाई ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। एक आदमी कहां खड़ा है? 70 मीटर ऊंची हाइट बिल्डिंग पे खड़ा है, हाइट ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है। और यहां से क्या कर रहा है? वो मान लेते हैं एक ही आदमी इसको देख रहा है ना। बी पॉइंट पे एक और आदमी है और ये ए पॉइंट पे एक आदमी है। जैसे मान लो आपका गेम चल रहा है कोई, है ना, बीजीएमआई गेम चल रहा है, यहां से आपने देख लिया, यहां पे दुश्मन छुपा हुआ है, यहां से आपने देख लिया, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई। ये क्या हो गई आपकी? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से जितना झुकाव मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे देखा जा रहा है, यही एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। ध्यान से देखिए, बच्चों को मिसकंसेप्चुअल यहां से चीजें ऐसे हो जाती हैं कि यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है तो इसे वाले को एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं मान लेना है आपको, इस वाले को नहीं मान लेना है, इसको लेना है। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड डाउनवर्ड लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो यहां से इसकी डाउनवर्ड लाइन है, मतलब लाइन ऑफ साइट, वी कैन से दिस लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब एक इमेजिनरी लाइन, लाइन ऑफ साइट मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने झुकाव पे है, हॉरिजॉन्टल से कितने झुकाव पे है, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और यहां से देखिए ये हॉरिजॉन्टल से कितने उठाव पे है, दैट इज कॉल्ड आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पे ये केस ऐसा स्पेशल है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के इक्वल बन रहा है। तो हमेशा ही यहां पे कोई भी एंगल आप अगर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये 30 लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलने वाला है? 30 मिलने वाला है। क्लियर है? उसको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वही सब नेविगेशन, ज्योमेट्री, इन सब में यूज इसका होता है। फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन वही सेम है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल।
क्या है बच्चों? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, वही आपका क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन से आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। वैसे मैंने बताई है अभी आप लोगों को, लेकिन फिर मैं और दोबारा आप लोगों को आज बता देता हूं। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल हम लोगों को भूलनी नहीं है। वो बातें क्या है बच्चों? वो बातें हैं हमारे पास साइन थीटा 30 में कितना होगा, 45 में कितना होगा, 60 में कितना होगा। 090 एक बार छोड़ दो, 090 एक बार छोड़ दो, ज्यादा काम नहीं आएगा, बहुत ही कम, इस चैप्टर में काम आएगा ही नहीं। 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो फिर है ही नहीं, 90 डिग्री का एंगल एलिवेशन बन गया, पता नहीं कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। ठीक है, छोड़िए। तो सबसे पहला टॉपिक आपको क्या याद करना है? साइन 30। अब साइन 30 कितना है? 1/2। अब देखना, जो साइन 30 होगा ना वही cos 60 होगा। देखो यहां से, जो साइन 30 होगा वही cos 60 होगा। देखो, जो साइन 30 होगा वही cos 60 होगा, है ना? बहुत इजी तरीके से इसको याद किया जा सकता है। साइन 45, जो देखो साइन 45 होगा वही cos 45 होगा, जो साइन 45 होगा वही cos 45 होगा आपका, ना? अच्छा, जो साइन 60 होगा वही cos का 30 होगा, जो साइन 60 होगा वही cos का 30 होगा। समझ में आ रही बात? देखो, सिंगल डॉट, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, है ना? अब देखो यहां से tan 30, ये वैल्यू मैंने आपको अभी 3 वैल्यूज अभी थोड़ी देर पहले याद करवाई है कि tan 30 क्या होता है? 1/√3। लिख लें एक बार, क्या होता है tan 30? ये कुछ वैल्यूज दोबारा बता देता हूं। देखो, 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज, tan 30, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट tan 45, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से tan 60, दैट इज √3, दैट इज 1, और यहां से 1/√3। बस ये 3 वैल्यूज अगर याद हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की। इतनी थ्योरी मेरे हिसाब से इसकी बहुत है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप लोग तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या बनता है। अगर आप लोगों को थोड़ा टॉपिक समझ में आया है तो मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। थोड़ा इजी क्वेश्चन ही शुरू में दिया गया है। चलो फिर भी बात करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1। ये बोल रहा है कि भैया एक टावर है, ये क्या है? एक टावर है, और ये क्या है? टावर की शेडो है। ये क्या है? टावर की शेडो। ठीक है, तो जो रेशियो है टावर की हाइट का और टावर की शेडो का ग्राउंड पे जो रेशियो है वो कितना है? √3:1 है। कितना है? √3:1। तो क्या यहां से जो रेशियो है, क्या इसको लिखा जा सकता है? यहां से क्या क्या होगा? हाइट ऑफ टावर, क्या लिखेंगे यहां से? रेशियो किसका गिवन है? हाइट ऑफ टावर अपॉन शेडो। जो टावर की हाइट है और उसका जो शेडो बन रहा है ग्राउंड पे, वो यहां से आपकी उसको रेशियो आपको गिवन है। कितना है? √3:1। लेकिन आप ये देखते हैं कि यहां पे अगर मान लेते हैं कि कोई ना कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू पूछ रहा है। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा अगर यहां से ये वाला रेशियो गिवन है? तो भैया ये रेशियो गिवन है तो ये तो हमें पता है कि ये क्या होता है, यहां से इस थीटा के हिसाब से ये क्या बन जाता है आपका? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाता है? बेस। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया। अब मुझे बता सकते हैं क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा लिखा जा सकता है क्या? बोलो, क्या परपेंडिकुलर अपॉन, इसलिए तो बेसिक पढ़ा है मैंने पहले कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? tan थीटा। क्या बन जाएगा? tan थीटा। और ये tan थीटा किसके इक्वल हो गया? √3 के। tan थीटा किसके इक्वल हो गया? √3 के। क्या √3 को tan 60 लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, क्या √3 को tan 60 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी अभी देखा हमने कि यहां से √3 को क्या लिखा जा सकता है? tan 60। तो tan 60 किसके इक्वल हो गया? आपके tan थीटा के। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा किसके इक्वल आ गया भैया? 60 के। मतलब अगर यहां से थीटा 60 होता है तो हाइट और बेस का जो रेशियो है वो √3:1 ही आता है। ये सबको पता है। ठीक, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक
लैडर है लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट लैडर लगा रखी है और एंगल जो बनता है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है भैया, 60 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ बतानी है, लैडर की लेंथ बतानी है। तो एक लैडर है, यहां से ये वॉल कर देते हैं और यहां से ये लैडर लगा देते हैं, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई है बच्चों, लैडर हो चुकी है, सीडी हो चुकी है, और ये आपकी क्या हो गई है भैया, वॉल हो गई है। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन समझ में आता जा रहा है, जैसे जैसे इंग्लिश की हिंदी होती जा रही है, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाते चलिए, थोड़ा और दोबारा रिपीट करके पढ़ करके बना लीजिए तसल्ली से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक्चुअली लैडर कहां है, हॉरिजॉन्टल क्या है। और ये अब तो देखो, ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल बनता है 60 डिग्री, मतलब यहां से एंगल कितना डिग्री बनाती है, ये 60 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल से आप ये डिप्रेशन भी 60 ले सकते हो, तो ये भी आपको 60 लेना पड़ेगा, वो एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 60 ले लोगे तो ऑटोमेटिकली ये एंगल 60 आ जाएगा। क्लियर है। नाम दे दें इसको ट्राइंगल को, ट्राइंगल को नाम दे दिया हमने क्या, एबीसी। अब देखो, मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं वो एकदम कॉन्सेप्चुअल वे में हम बात कर रहे हैं, हम ज्यादा इसकी लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और गिवन ये वो। तो वो सब आप लोग अपने एग्जाम में जैसे भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा पोटेंशियल को यूज करके इसको अच्छे से अच्छे डायग्राम बना के लिख के आइएगा। मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में जो चीजें बोल सकते हैं वो मैं समझा देता हूं। उसके बाद आप लोगों का काम मैं यहां से 30-20% छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज यहां पे लिखूंगा तो लेक्चर बोरिंग होगा, बोरिंग के साथ साथ आप लोग समझ में नहीं आएगा, अभी क्या चल रहा है, अभी लिखने में बैठ जाओगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो यहां से बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है, ये जो लैडर है, ये फुट ऑफ द लैडर जो है वो 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, तो 2.5 मीटर है, इसको 5/2 मीटर ले लेते हैं, यहां से 5/2 मीटर ले लिया। अपने को क्या चाहिए, द लेंथ ऑफ द लैडर चाहिए, तो लेंथ ऑफ द लैडर क्या ले ली, यहां से x ले ली। क्या मुझे बताइए, क्या आप लोग यहां से cos 60 के बारे में जानते हैं? अब सीधा मैंने cos की बात क्यों की, आज 10 और 1030 और 1060 और ये सब बातें क्यों नहीं की, cos की बातें क्यों की? देखो भैया, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हाइपो निकालना है और बेस गिवन है, हाइपो तो निकालना है, बेस गिवन है। अगर आप इसे बार बार भूलते हैं, अगर आप इसे बार बार भूलते हैं तो आप लोगों का काम नहीं बन पाएगा। इसे तो दिमाग में, अगर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 और 9 कर रहे हैं तो इसे दिमाग में रखिए। होप सो दिख रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को याद रहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो उठा लीजिए। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, कोस होता है, तो cos 60 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बेस क्या है, 5/2, बेस आपका क्या है 5/2, और हाइपो कितना है आपका, यहां से x है। तो आप बताइए क्या ये 2 नीचे नहीं जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5/2x, और cos 60 कितना होता है, cos 60 तो 1/2 होता है। क्लियर, cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2। क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। x कहां आ जाएगा, यहां, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। जो लेडर की लेंथ आ गई कितनी आ गई, 5 मीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा यूज करके cos 60 लगा करके सीधा सट क्या कर दिया हमने, आंसर निकाल दिया यहां से। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को और लगाने की कोशिश कीजिए जब तक मैं सेटिंग करता हूं इस बोर्ड की, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए लगाने की। हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई क्लिफ, 25 मीटर हाई क्लिफ के टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ओके, देखो भैया, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास पिक्चर में दो चीजें हैं, एक तो क्या है, क्लिफ है, और एक क्या है, टावर। तो क्लिफ के टॉप से टावर के टॉप को देखते वक्त बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप क्लिफ के टॉप पे हैं, क्लिफ के टॉप पे हैं, और वहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो क्लिफ पे चढ़ने के बाद, चट्टान पे चढ़ने के बाद भी आप टावर को तो मुंह ऊपर करके देख रहे हैं। क्लियर, क्लिफ पे चढ़ने के बाद में टावर को तो मुंह ऊपर करके देख रहे हैं, तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाइए। किसका, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल, बनाइए जितना भी, ठीक है वो, लेकिन बनाइए। मतलब ये है यहां से
जितना एंगल हमें बनाना है ये वाला, मान लेते हैं हमें नहीं पता, थीटा बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा ए बी यहां से क्या बन गया, टावर, सॉरी क्लिफ। ए बी क्या बन गया बच्चों, क्लिफ। और सी डी क्या बन गया, सी डी क्या बन गया आपका यहां से, टावर। सी डी क्या बन गया यहां से, टावर। तो ये क्या बन गया, टॉप ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या बन गया, टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया भैया आपका टॉप ऑफ क्लिफ, ठीक है। क्लिफ का टॉप बन गया और ये टावर का टॉप बन गया। तो जो क्लिफ की हाइट है वो 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर है, सॉरी कितनी है, 25 मीटर। क्लिफ कितने की है, 25 मीटर की। और टावर के टॉप को जिस एंगल से देखा जा रहा है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द टावर का है। तो वही एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से फुट ऑफ द टावर का है। बताइए, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ क्लिफ से टॉप ऑफ द टावर का, उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द क्लिफ से बॉटम ऑफ द टावर का। ये टॉपिक क्या है, ये पॉइंट क्या है यहां पे, ये क्या है, बॉटम ऑफ द टावर। ये क्या है, बॉटम ऑफ द टावर। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट से, क्लिफ के ऊंचाई के एक पॉइंट से 25 मीटर ऊंचा एक पॉइंट है, उससे टावर के टॉप को भी देखा जा रहा है और टावर के बॉटम को भी देखा जा रहा है। तो यहां से टावर के टॉप को भी देखा जा रहा है, टावर के बॉटम को भी देखा जा रहा है। लेकिन जो देखा जा रहा है वो दोनों के दोनों एंगल सेम है, दोनों के दोनों एंगल सेम है। और हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द टावर पता करना है। अब आप मुझे बताइए कि भैया यहां से अगर ये 25 है तो ये क्या हम यहां से इसे 25 ले सकते हैं, क्या इसे 25 मीटर लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। अब ये तो पता नहीं, एक काम करते हैं, इसे h ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसे h ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ गिवन है नहीं, और कुछ गिवन यहां से नहीं है। तो एक बार तो हम यहां से इसे ले लेते हैं भैया x। अब ये हमारे पास डिस्टेंस बीच की है नहीं, तो ये इसे ले लेते हैं x, तो ये भी क्या हो गई आपकी x। अब आप मुझे बताइए, क्या ट्रायंगल आप ACE में कुछ देख पा रहे हैं, ACE में कुछ, ACE में दिख रहा है आपको कुछ, ACE में कुछ नामकरण करने के बाद कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या नामकरण किया, इसको x दिया, इसको क्या दिया, x दिया, इसको क्या दिया, h दिया। तो यहां से अच्छा एक डायग्राम देखो आप, एक ये और बन रहा है, यहां से बन रहा है। तो ये क्या आ रहा है, यहां से जो tan थीटा है, देखो यहां से जो tan थीटा लिखा जाएगा बच्चों, वो क्या लिखा जाएगा, h/x। क्या लिखा जाएगा tan थीटा यहां से, h/x। क्लियर है, h ले लिया हमने, टावर की हाइट, टावर की हाइट h ली, ये हाइट h ली है, इसमें h में 25 जोड़ते ही क्या आ जाएगा, यहां से हाइट ऑफ टावर आ जाएगा, ठीक। अच्छा tan थीटा एक हम यहां से भी बना सकते हैं, क्या हम यहां से बना सकते हैं tan थीटा 25/x बना सकते हैं, EAD में, देखो EAD में, EAD में, EAD में, सॉरी EAD में, देखो है ना, AED में, यहां पे कितना एंगल है, थीटा, ये कितना है x, ये कितना है 25। क्या यहां से tan थीटा 25/x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो tan थीटा क्या हो गया, यहां से tan थीटा क्या होगा 25/x। बोलो समझ में आ रहा है, tan थीटा क्या हो गया यहां से 25/x। तो ये बोल रहा है कि दोनों तरफ से जो tan थीटा है वो बराबर होने चाहिए, भाई थीटा बराबर है तो tan थीटा बराबर होगा। तो यहां से tan थीटा क्या आ रहा है h/x, और यहां से tan थीटा क्या आ रहा है 25/x। मतलब h/x और 25/x यहां से बराबर होंगे, बिल्कुल। इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। भैया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखो, जो h/x है वो 25/x के इक्वल हो गया। तो यहां से h कितना आ गया आपका, h कितना आ गया 25 मीटर। तो ये वाली हाइट कितनी कैलकुलेट हो चुकी है 25 मीटर। अब देखो ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी होगी यहां से आपकी 50 मीटर। कितनी होगी टोटल हाइट यहां से 50 मीटर, क्योंकि टोटल हाइट
h जो आपने लेट किया है वो टावर की टोटल हाइट नहीं है, टावर की टोटल हाइट h प्लस 25 है, तो h प्लस 25, h की वैल्यू कितनी आई 25, तो 25 प्लस 25 दैट इज 50। मतलब आप लोग अब इसको टफ माने चाहे इजी, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ आएगा जहां पे वैल्यूज नहीं होंगी एंगल की, वहां पे आपको कम से कम 2 ट्राइंगल तो किसी भी क्वेश्चन में अज्यूम करने ही होंगे, 2 ट्राइंगल बनाने होंगे, वहां से 2 अननोन होंगे, तो उन्हें 2 इक्वेशन से 2 अननोन के साथ हम यहां से उसको सोल्व कर सकते हैं, या तो वो एक कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर वो वैल्यू आप लोगों को देगा। होप सो आप लोगों को वीडियो लेक्चर काफी ठीक लगा होगा और काफी कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आपके रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, और नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।